ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विद अनिल सर। सो फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आप लोग जान ही गए होंगे कि जो आज का वीडियो है वो रिलेटेड है महान्यायवादी से। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का वीडियो संबंधित है महान्यायवादी से, और जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और शॉर्ट में एजी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, बता दूं आपको कि आज हम लोग इस वीडियो में महान्यायवादी के कार्य के बारे में, उनकी योग्यताओं के बारे में तथा उनकी शक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो संबंधित है भारत के महान्यायवादी से। तो देखते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कौन है ये, आखिर ये कौन होते हैं। तो चलिए कुछ बता दूं आपको इसके बारे में। जिस प्रकार एक आम आदमी को कोई भी कानूनी सलाह लेने के लिए एक ऐसे व्यक्ति या वकील की आवश्यकता होती है जो कि उस आम आदमी की बात को न्यायपालिका या न्यायालय में रख सके, उसी तरीके से भारत सरकार को भी एक ऐसे व्यक्ति या वकील की आवश्यकता होती है जो भारत सरकार को कानूनी सहायता और सलाह दे सके तथा भारत सरकार के सभी मुकदमे व केस को न्यायालय में रख सके, सही तरीके से रख सके। देखिए इसका कारण यह है कि जरूरी नहीं कि सरकार व उसके मंत्रिमंडल को कानूनी की जानकारी हो। इसके अलावा एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करता है जिसे कानूनी जानकारी होती है और जिसे हम लोग महान्यायवादी कहते हैं, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये होते हैं महान्यायवादी। अब देखिए इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है, हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली होता क्या है ये। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी सभी कानूनी मामलों में सरकार की सहायता के लिए जिम्मेदार होते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे अनुच्छेद 76 की, तो इसमें महान्यायवादी का जिक्र किया गया है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता होगा, इसके बारे में आंसर आपको नहीं पता होगा, तो आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो अनुच्छेद 76 महान्यायवादी, आपको ये चीज समझना है बस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर है नियुक्ति और पदावधि, यानी अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि भारत के अटॉर्नी जनरल को संविधान की धारा 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, अर्थात वह राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार ही कार्यरत रहता है। उसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए संविधान में कोई भी प्रक्रिया या आधार उल्लिखित नहीं है। देखिए एक चीज बता दो आपको, यहाँ पे जैसा देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए यहाँ पे ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति यहाँ पे अकेला नहीं होता है। राष्ट्रपति के साथ में जो केंद्र सरकार होती है वो, और साथ में केंद्र सरकार के जो मंत्रिमंडल होते हैं वो सारे साथ में होते हैं। उन्हीं की अपनी राय से, उन्हीं के मशवरे से महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। हाँ, बट ये है कि राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है, तो सिग्नेचर, हस्ताक्षर राष्ट्रपति के होते हैं, बट जो सलाह मशवरा होता है वो केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल से भी होता है। और यहाँ पे एक वर्ड और यूज किया गया है, प्रसाद पर्यंत। या फ्रेंड्स, प्रसाद पर्यंत, इसमें लिखा हुआ कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, और अर्थात वह राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार ही कार्यरत रहता है। तो फ्रेंड्स बता दूं कि प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वह व्यक्ति उस पद पर बना रहता है। मतलब जिस दिन राष्ट्रपति चाहे, या जो केंद्र की सरकार है या जो उसके मंत्रिमंडल है वो चाहे कि ये बंदा सही काम नहीं कर रहा है, या जो महान्यायवादी करंट है वो सही काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको राष्ट्रपति की हेल्प से हटाया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि प्रसाद पर्यंत का मतलब हुआ कि यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वह व्यक्ति उस पद पर बना रहता है, और जिस दिन राष्ट्रपति कहते हैं कि आपको इस पद पर नहीं रहना है, उस दिन से उनको हटा दिया जाएगा। और साथ में एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ कि उसे हटाने के लिए संविधान में कोई भी प्रक्रिया या आधार उल्लिखित नहीं है। तो फ्रेंड्स आप ये जान लीजिए कि महान्यायवादी को हटाने के लिए संविधान में कोई भी प्रक्रिया या कोई तरीके का आधार उल्लिखित नहीं है। तो आपने नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर है कार्य। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे महान्यायवादी के कार्य के बारे में। तो देखिए इनके कार्य क्या हैं। देश की महान्यायवादी का कर्तव्य कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना है। जहाँ फ्रेंड्स कोई भी अगर कानूनी दाव पेच होता है तो महान्यायवादी का कर्तव्य होता है कि वह सरकार में, केंद्र सरकार को या फिर वो राष्ट्रपति को कानूनी सलाह दे। कानूनी प्रक्रिया की उन जिम्मेदारियों को निभाना है जो राष्ट्रपति की ओर से उनके पास भेजे जाते हैं। इसके अतिरिक्त संविधान और किसी अन्य कानून के अंतर्गत उनका जो काम निर्धारित है
उनका भी पालन उन्हें पूरा करना होता है। चलिए आपको मैं समझाता हूँ इसको एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे अभी आप जानते होंगे कि आर्टिकल 143 क्या कहता है। आर्टिकल 143 में जिक्र किया गया कि जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। लेकिन अब इस केस में ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति खुद जाएगा सलाह लेने के लिए वहां पे। वो क्या करेगा, वह महान्यायवादी को भेजेगा और उसके थ्रू सारी जो कार्रवाई होगी वो महान्यायवादी के थ्रू होगी। तो आप बात को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ कि अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान उसे देश के किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है। यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए भारत के किसी भी न्यायालय में महान्यायवादी जा सकता है और वहां पे किसी भी केस की वो पैरवी कर सकता है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि किसी भी न्यायालय में जाके वहां पे केस की पैरवी कर सकता है। उन्हें संसद की कार्रवाई में आर्टिकल 88 के अनुसार भाग लेने व बोलने का अधिकार प्राप्त है, हालांकि उनके पास मतदान का अधिकार नहीं होता है। देखिए आर्टिकल 88 क्या कहता है कि वह संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है और अपनी राय भी दे सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन उसको मतदान का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 88 में साफ साफ लिखा हुआ है कि संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, उसे बोलने का अधिकार है, बट उसमें मतदान नहीं कर सकता है। उनके कामकाज के सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। देखिए यहाँ पे ये बात समझने वाली है। देखिए महान्यायवादी केवल एक होता है, वह अकेला सारे काम नहीं कर सकता है क्योंकि हर जगह उसकी रीच नहीं होगी कि वो हर जगह अकेला पहुंच जाए। तो क्या करता है कि उसके अंडर में बहुत सारे सॉलिसिटर जनरल होते हैं और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं जो महान्यायवादी के कार्य में सहायता करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक चीज लिखा हुआ है कि जो संघीय कार्यपालिका होती है उसमें राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है और उसमें भारत का महान्यायवादी भी होता है। मतलब जो संघ की कार्यपालिका होती है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, तब भारत का महान्यायवादी भी इसमें होता है। इस प्रकार भारत का महान्यायवादी संघीय कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। यहाँ पे जानना है कि जो महान्यायवादी होता है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, काफ़ी उसकी इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि सरकार के सारे पहलुओं को कोर्ट तक पहुंचाने का काम महान्यायवादी का होता है। अगर उसको एक शब्द में बोले तो हम कह सकते हैं कि सरकार के जितने भी मुकदमे व केस होते हैं उनकी पैरवी महान्यायवादी ही करता है। आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है योग्यता। हम लोग इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे महान्यायवादी की योग्यता के बारे में। तो जैसा पहला पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसा हम लोग जानते हैं कि जो महान्यायवादी का काम होता है वह सरकार को कानूनी सलाह देना होता है। तो इसका मतलब कि महान्यायवादी को विधि के क्षेत्र में अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, यानी उसे विधि के क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए। यहाँ पर सलाह केंद्र सरकार को देनी है तो कोई छोटा मोटा वकील नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट ध्यान से सुनना है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, ना कि वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तो इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? देखिए हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पे उसे कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पे उसे 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर हाई कोर्ट में उसे वकील के पद पे 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब वो महान्यायवादी बन सकता है। और हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, तो लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की निगाह में न्यायिक मामलों का एक योग्य व्यक्ति हो। तो कुछ कंडीशन यहाँ पे थी, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती हैं तो महान्यायवादी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वेतन और भत्ते की बात करेंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स जानते हैं जैसे कि भारतीय संविधान में भारत के महान्यायवादी का वेतन तथा भत्ते तय नहीं किए गए हैं, उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन मिलता है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ आप समझ भी गए होंगे कि महान्यायवादी के वेतन की बात संविधान में नहीं की गई है। जो देश की संचित निधि होती है उसमें से महान्यायवादी को पैसे दिए जाते हैं, मतलब उसका जो है संविधान में उसकी सैलरी का जिक्र नहीं किया गया है और उसे राष्ट्रपति के द्वारा एक निर्धारित वेतन मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ पद से इस्तीफा। देखिए राष्ट्रपति या फिर जो भी सरकार है, सरकार के जो मंत्रिमंडल हैं उसे हटा तो सकते हैं, चलिए वो तो ठीक है हटा देंगे, बट अगर महान्यायवादी को खुद से इस्तीफा देना हो तो इस्तीफा किसे देगा? तो इसमें लिखा हुआ है कि महान्यायवादी चाहे तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि महान्यायवादी अपने इस्तीफा के लिए
किसे इस्तीफा पत्र देता है? तो आपका राइट आंसर होगा वो है राष्ट्रपति। हमको ये चीज आपको ध्यान रखना है कि महान्यायवादी अपने पद से इस्तीफा देने के लिए इस्तीफा पत्र राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे महान्यायवादी की सीमाओं के बारे में। जी फ्रेंड्स, महान्यायवादी की सीमाओं के बारे में तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि महान्यायवादी को निजी प्रैक्टिस से नहीं रोका गया है। मतलब वह खुद की निजी वकालत कर सकता है, वह खुद के कोई केस ले सकता है, उस पर लड़ सकता है, लेकिन किंतु वह भारत सरकार के विरुद्ध ना तो सलाह दे सकता है और ना किसी मुकदमे की पैरवी कर सकता है। देखिए जैसा कि जानते हैं कि जो महान्यायवादी की नियुक्ति होती है वो भारत सरकार के द्वारा होती है, वो जो केंद्र की सरकार होती है या फिर जो केंद्र के मंत्रिमंडल होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। तो वह ऐसा केस एकदम नहीं ले सकता है जो भारत सरकार के खिलाफ हो। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि वह बिल्कुल ऐसे केस की पैरवी नहीं कर सकता है, ऐसे मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकता है जो भारत सरकार के विरुद्ध हो, खिलाफ हो। नेक्स्ट यहाँ पर है कि वह भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों का बचाव नहीं कर सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बिना वह भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों का बचाव नहीं कर सकता है। महान्यायवादी अपनी राय को भारत सरकार के ऊपर थोप नहीं सकता है। इसे ध्यान रखना होगा कि महान्यायवादी अपनी राय को भारत सरकार के ऊपर थोप नहीं सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसकी सीमाओं के लेके। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि ध्यान रखना होगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि क्या महान्यायवादी निजी प्रैक्टिस कर सकता है, तो आपका आंसर होगा हाँ, महान्यायवादी को निजी प्रैक्टिस से नहीं रोका गया है, बट वो कोई ऐसे काम नहीं करेगा जो सरकार के विरुद्ध हो, सरकार के खिलाफ हो। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सरकार के अपोजिशन नहीं जा सकता है, वह ऐसे मुकदमे एकदम नहीं लेगा जो सरकार के अपोजिट हों। देखिए इस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है कि महान्यायवादी से जुड़े प्रमुख अनुच्छेद। तो जैसा मैंने भी आपको बताया कि अनुच्छेद 76 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें भारत के महान्यायवादी का जिक्र किया गया है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 76 क्या कहता है, तो इसमें भारत के महान्यायवादी का जिक्र किया गया है। और बात करें अगर अनुच्छेद 88 की, तो भारत के महान्यायवादी के संसद और समितियों से जुड़े अधिकार हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, अपनी राय दे सकता है और वहां बोल सकता है, बट उसे मतदान देने का अधिकार नहीं है, मतलब वहां पे वो वोटिंग नहीं कर सकता है। तो ये चीज 88 में कहा गया है, अनुच्छेद 88 में बोला गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रख लीजिए कि भारत के जो प्रथम महान्यायवादी थे उनका नाम था MC सीतलवाड़ जी, और यह सबसे लंबे समय तक महान्यायवादी रहने वाले व्यक्ति थे। इनका कार्यकाल लगभग 13 साल रहा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि पहले महान्यायवादी कौन थे, तो उनका नाम था MC सीतलवाड़ जी। नेक्स्ट यहाँ पर है दूसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले भारत के तीसरे महान्यायवादी जो थे निरेंडे, इनका नाम था निरेंडे, और इनका कार्यकाल लगभग 9 साल रहा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी महान्यायवादी को लेके। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप प्रमोटिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।